ओपन माउंटेन पाम। तभी अथर्व ने हल्के से चिल्लाकर स्टार रैंक वाले मार्शल कौशल ओपन माउंटेन पाम का प्रवीर किया। उसकी क्यूई उछली और नृपेश के मुंह से जोर से टकराए। एक धमाके के साथ ची की एक दृश्यमान भौतिक लहर हवा में फैल गई। पत्थर के चबूतरे पर अथर्व एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसके भीतर की असली ची तेजी से उमड़ रही थी, लगभग उसके नियंत्रण से बाहर। इस समय नृपेश भी हैरान होकर थोड़ा पीछे हट गया। इस वार से अथर्व को न उड़ा पाना उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शास्त्री परिवार के पास रक्षात्मक मार्शल कौशल होगा। ये रक्षात्मक मार्शल कौशल काफी असाधारण लगता है। निर्णायक मंडल में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के श्वेत भान वाले बुजुर्ग को बहुत आश्चर्य हुआ। रक्षात्मक युद्ध कौशल असामान्य और अत्यंत मूल्यवान थे। अपनी पारखी नज़र से वह स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि अथर्व ने जो प्रयोग किया था वह वास्तव में एक रक्षात्मक युद्ध कौशल था और उसका स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। बलराज शास्त्री इस पल थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि शास्त्री परिवार के पास कोई रक्षात्मक मार्शल कौशल नहीं था। अथर्व का रक्षात्मक मार्शल कौशल शास्त्री परिवार से नहीं था। बूढ़े ने कहा था कि अथर्व के पीछे एक विशेषज्ञ है और ऐसा लग रहा था कि यह रक्षात्मक मार्शल कौशल उसी विशेषज्ञ से आया है। दर्शकों में स्वर्गीय खजाना द्वार से नौकरानी छाया और मार्शल स्टीवर्ट देव दोनों ने आश्चर्य का संकेत दिया, यह महसूस करते हुए कि अथर्व का रक्षात्मक मार्शल कौशल असाधारण था और कुछ साधारण नहीं था। बच्चे, तुम में कुछ क्षमता है। नृपेश हैरान था। प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में रक्षात्मक मार्शल कौशल था। उसकी असली क्यूई फिर से उभर आए और वह अचानक एक बार फिर से उछल पड़ा, भयंकर ऊर्जा लेकर, और सीधे अथर्व की ओर दौड़ा। अथर्व जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी सच्ची क्यूई कंपनित हुई और उसने फिर से अपनी क्रोधित ज्वाला मुट्ठी का इस्तेमाल किया। प्रहार के समय आक्रमण बल अलग हो गया और प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण में निहित प्रबल शक्ति तुरंत उस पर बरस पड़ी, जैसा कि 9वें स्तर के मार्शल योद्धा से अपेक्षा की जाती है। अथर्व ने अपनी सुन्न मुट्ठी हिलाई, उसका शरीर फिर से पीछे की ओर झुक गया। नीला आत्मा कवच सक्रिय करने के बाद अथर्व को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण बल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उस पर पड़ा है, क्योंकि उसका अधिकांश भाग नीला आत्मा कवच द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। देखते हैं कितनी बार झेल पाते हो। कमजोर ताकत दूसरे तरीकों पर निर्भर रहने से ज्यादा असर नहीं होता। नृपेश ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसकी सच्ची क्यूई कंपन कर रही थी। उसने एक अजीब सी हाथ की मुहर बना दी और उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। पूरा पत्थर का चबूतरा तुरंत हवा की एक तेज लहर में लिपट गया। अथर्व ने देखा कि इस समय नृपेश का पूरा शरीर फूल रहा था, उसकी आभा बहुत बढ़ गई थी और उसका शरीर मिट्टी की पीली रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। बच्चे, नीचे जाओ। नृपेश दहाड़ा। उसके शरीर से राजसी सच्ची ची का एक उभार फूट पड़ा। उसके पैरों के नीचे पत्थर के चबूतरे पर उसके शरीर के बीचों बीच मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। हवा के प्रतिरोध को चीरता हुआ एक हथेली का निशान गुजरा, उसके बाद 10 मीटर से ज्यादा बड़ा एक मिट्टी जैसा पीला हथेली का निशान एक जोरदार हवा की आवाज के साथ अथर्व की ओर तेजी से टूटता हुआ। प्रचंड ऊर्जा का एहसास होते ही अथर्व का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह जानता था कि नृपेश अपनी पूरी ताकत लगाने लगा है। उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी हाथ की मुहर बदली और उसका आभामंडल तेजी से बढ़ा और वह तुरंत तीसरे स्तर के मार्शल योद्धा से चौथे स्तर के मार्शल योद्धा में बदल गया। शुरुआत से लेकर अब तक अथर्व ने हमेशा अपनी ताकत तीसरे स्तर के मार्शल योद्धा में ही छिपाई थी। इस क्षण उसकी हथेली से ऊर्जा जोर से फूट पड़ी। उसका शरीर चमक उठा और एक हथेली का निशान भी जोर से बाहर निकला, जिससे हवा के फटने की भयंकर आवाज पैदा हुई। चौथे स्तर का मार्शल योद्धा। इस बच्चे ने वास्तव में एक स्तर की ताकत छिपाई है। जैसे ही अथर्व ने अपनी चौथे स्तर की मार्शल योद्धा शक्ति का प्रवीर किया, निर्णायक मंडल में सभी ने तुरंत उसका स्तर पहचान लिया। अपनी शक्ति को अपनी नाक के नीचे छुपाने में सक्षम होने के कारण वे अथर्व के असाधारण स्वभाव पर केवल आहें ही भर सके। हालांकि हैरान होने के साथ साथ सभी ने आह भी भरी। चौथे स्तर का मार्शल योद्धा होने के बावजूद वह नृपेश के 9वें स्तर के मार्शल योद्धा का मुकाबला नहीं कर सका। अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। अखाड़े में कई लोग पहले से ही मान रहे थे कि अथर्व का हारना तय है। ताकत में इतनी असमानता के साथ मुकाबला करना नामुमकिन था, और इस समय अखाड़े में दो हथेलियों के निशान पहले से ही भयंकर रूप से आपस में टकरा चुके थे, जिससे आसपास की हवा स्पष्ट रूप से दब गई और बिखर गई। बूम! पत्थर के चबूतरे पर एक जोरदार ध्वनि फूटी। पत्थर के चबूतरे की दरारें थोड़ी चौड़ी हो गईं और चिप बहकर टूटे हुए पत्थरों को बिखेरने लगी। लेकिन तभी अथर्व का शरीर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही वह लड़खड़ाकर वापस लौट आया। फफ! अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया और उसके गले से एक धीमी कराह निकली। मुंह से खून की एक बूंद निकली। वह तेजी से लड़खड़ाकर पीछे हटा और पत्थर के चबूतरे के किनारे पहुंचकर ही धीरे धीरे रुका।
उसके शरीर पर लगा हल्का पीला कवच भी धुंधला और भ्रामक हो गया। उसने वास्तव में 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के पूर्ण बल प्रहार को झेला। ये रक्षा वास्तव में अच्छी है। ऐसा लगता है कि उसकी शारीरिक साधना अच्छी है और यह रक्षात्मक मार्शल कौशल भी असाधारण है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सफ़ेद भौहों वाले बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। चौथे स्तर के एक मार्शल योद्धा ने 9वें स्तर के मार्शल योद्धा के प्रहार को झेलकर पहले ही सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। भीड़ में कई लोगों को अथर्व के लिए पसीना आ गया। ये देखकर कि अथर्व ने वाकई इसे झेल लिया है, उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। ताकत में अंतर बहुत अधिक है। भीड़ में देवांशी ने हल्की सी आह भरते हुए धीरे से कहा। 5 स्तरों की ताकत का अंतर एक गहरी खाई थी। पिछले वार को झेल पाना पहले से ही एक चमत्कार था। बच्चे, तुमने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन अब क्या तुम अब भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? नृपेश ने अथर्व की ओर देखा, जो पहले से ही पत्थर के मंच के किनारे पर था, और कहा। अथर्व ने अपने शरीर में लगातार उमड़ती सा चींची को दबाते हुए एक और खून निगल लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। इस समय वह पत्थर के चबूतरे के नीचे से ज्यादा 2 मीटर दूर था। अगर उसने एक बार और संघर्ष किया तो निस्संदेह वह हार जाएगा। मैं मुकाबला कर पाऊंगा या नहीं, यह मुझे कोशिश करने के बाद पता चलेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी हड्डियों में कभी हार न मानने का जज्बा था, तो वह हार कैसे मान सकता था? अच्छा, मुझे देखने दो कि क्या तुम में वह योग्यता है। नृपेश ने ठंडी सांस ली। उसी समय उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी सच्ची क्यूई तेजी से कंपन करने लगी। उसका पूरा शरीर मिट्टी के पीले प्रकाश की एक परत में लिपटा हुआ था। पत्थर के चबूतरे पर प्रचंड हवाएं घूम रही थीं और गरज रही थीं, जिससे हवा के टूटने की तेज आवाजें निकल रही थीं। इस समय पूरे पत्थर के चबूतरे के आसपास का स्थान भी इस प्रचंड ऊर्जा से दबा हुआ था। पत्थर तोड़ने की तकनीक, इस ऊर्जा ने आसपास के स्थान को कुछ हद तक दबा दिया। उसी समय नृपेश ने अपनी बाहें फैला दी और उसकी पुतलियां तुरंत एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी से भर गईं। उसकी बाहों पर 2 फैलते हुए हथेलियों के निशान उसके सामने पत्थर के चबूतरे पर जोर से गिर पड़े। क्रैक 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 क्रैक, हवा का एक तेज झोंका आया और भयानक शक्ति का संचार हुआ। पत्थर के चबूतरे पर कठोर पत्थर का चबूतरा तुरंत लगातार फटने लगा, जिससे टूटे हुए पत्थर के टुकड़े उड़ गए। पत्थर के ये टुकड़े बर्फ के गोले की तरह लुढ़क गए, अविश्वसनीय रूप से भयानक और दमनकारी शक्ति लेकर आकाश और धरती को ढांकते हुए अथर्व की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पत्थर के चबूतरे की पूरी सतह उलट गई और अथर्व के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। इतनी जबरदस्त ताकत, ये स्तर तो मार्शल मास्टर के करीब है। रेफरी के स्टैंड में नृपेश की ताकत देखकर सभी हैरान थे। उनकी पीढ़ी के किसी खिलाड़ी में इतनी ताकत देखना बिल्कुल दुर्लभ था। साथ ही कई लोगों ने अथर्व के भाग्य की भी भविष्यवाणी की थी। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ अगर अथर्व ने बिना किसी चोट के शुरुआत की होती तो भी वह किसी भी मुकाबले में नहीं टिक पाता। अब उसकी चोटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबके आश्चर्य भरे भाव देखकर कपूर परिवार के मुखिया, पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति, हल्के से मुस्कुराए। उनका बेटा इतने सालों से इसी दिन के लिए अपनी ताकत छिपा रहा था और आखिरकार उनके बेटे ने उन्हें निराश नहीं किया। बलराज शास्त्री ने हल्की सी आह भरी। अथर्व की प्रतिभा तो अव्वल थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत पीछे थी। अगर कबीले ने उसे छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया था तो कपूर परिवार का नृपेश अब उसका विरोधी कैसे हो सकता है? वह सिर्फ अथर्व की बदकिस्मती को ही दोष दे सकता था। 7 लोगों में से उसका सामना नृपेश से हुआ। पत्थर के मंच पर अथर्व का चेहरा भी इस समय थोड़ा बदसूरत हो गया था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा थी। मैं जोखिम उठाऊंगा, इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता, अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा। उसके हाथों की मुहरों से तुरंत गहरी चापों की धारियां उभर आईं और उसका पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी में लिपट गया। जैसे ही ये गहरी मुहरें बनी, अथर्व के सामने अजीब सी रोशनी की धारियां फूट पड़ीं जो उसके सामने के हिस्से को ढक रही थीं। इस समय उसके पूरे शरीर के चारों ओर का आभामंडल भी एक अजीब बदलाव से गुजर रहा था। इस क्षण अजीब सी रोशनी की धारियां दिखाई दी और फिर संघनित होने लगीं। संघनन के दौरान एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि फूट पड़ी। अथर्व के मुंह से तुरंत खून की धार फूट पड़ी और सम्मेलन फिर से विफल हो गया। मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? अथर्व का दिल बहुत भारी हो गया। प्रतिद्वंद्वी का हमला उस तक पहुंच चुका था और सोचने का समय ही नहीं था। उसके हाथों की मुहरें फिर से घनीभूत हो गईं और साथ ही अजीब सी रोशनी की धारियां भी अचानक फिर से घनीभूत हो गईं। अजीब रोशनी की ये धारियां अब अलग अलग रंगों की रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। गौर से देखने पर 7 रंगों वाली रोशनियां टिमटिमा रही थीं। इस अजीब रोशनी की सबसे आश्चर्यजनक बात थी उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा आभा। इन भयानक ऊर्जा आभाओं के इर्द गिर्द शून्य भी विकृत होने लगा और एक हृदयस्पर्शी आभा उत्सर्जित होने लगी। इस भयानक शक्ति और विशाल प्रतिकर्षण बल के सम्मिलन ने अथर्व को भी इसे सुचारू रूप से संघनित करने से रोक दिया।
उसके शरीर में विद्यमान सच्ची ची इन भयानक ऊर्जाओं द्वारा एक उफनती बाढ़ की तरह निगल ली गई। ये काम क्यों नहीं कर रहा? जरूर कुछ कमी है। अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर की सारी सच्ची क्यूई बाहर निकल चुकी थी, फिर भी वह इस हमले को रोक नहीं पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? ठीक इसी क्षण अथर्व को लगा कि उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति खींची जा रही है और 7 रंगों वाले प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। क्या ये हो सकता है कि आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत हो? अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल लहर उमड़ी और उसके सामने सप्तरंगी प्रकाश में समा गई। आध्यात्मिक शक्ति के इंजेक्शन के साथ पूरे 7 रंगों वाले प्रकाश ने हिंसक प्रतिक्रिया की और भयानक हृदय स्पंदन करने वाली आभा तुरंत पत्थर के मंच से ऊपर उठी। वह विचित्र प्रकाश जो संघनित होने में असमर्थ था, अथर्व की आध्यात्मिक शक्ति के इंजेक्शन के साथ तुरंत एक स्नेहक की तरह मिल गया। सफल हो गया। तो इस वर्मिलियन बर्ड सीक्रेट आर्ट को संलग्न के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। अथर्व ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि इस युद्ध कौशल के लिए आध्यात्मिक शक्ति के इंजेक्शन की आवश्यकता क्यों है। अंकल नील ने यह भी कहा था कि यह रहस्यमय युद्ध कौशल मूल रूप से असाधारण था, अन्यथा अंकल नील भी इसे खोल नहीं पाते। जैसे ही यह विचित्र प्रकाश एकाकार हुआ, चारों ओर का भयावह आभामंडल और भी प्रबल हो गया। अथर्व को भी लगा कि इस शक्ति के एकाकार होने के बाद ये प्रचंड हो गई है। अथर्व ने तुरंत अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों में फिर से मुहरें डाल दी। उसकी 10 उंगलियां लगातार बदल रही थीं। प्रकाश के एक गोले के भीतर उसकी 10 उंगलियां आध्यात्मिक शक्ति की धारियां प्रकाश में प्रवाहित हो रही थीं। इस समय बाहर के लोग केवल एक चमकदार 7 रंगों वाला प्रकाश पिंड देख सकते थे, जो एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा से भरा हुआ था और आसपास का शून्य विकृत होने लगा। ये कैसा युद्ध कौशल है? इसमें आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव लगता है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सफेद भौहों वाले बुजुर्ग पहले से ही आश्चर्यचकित थे। रेफरी के स्टैंड में मौजूद विभिन्न प्रमुख परिवारों के मुखिया भी इस क्षण आश्चर्यचकित थे। ये दृश्य बलराज शास्त्री की कल्पना से भी कहीं आगे था। आध्यात्मिक ऊर्जा के संचारण से अथर्व के चारों ओर के विचित्र प्रकाश पर व्याप्त प्रचंड ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। फिर सभी की विस्मयकारी निगाहों के सामने वह लगभग 3 मीटर आकार के एक लाल ऊर्जा पक्षी के शरीर में संघनित हो गई। ये लाल लाल ऊर्जा वाला पक्षी पूरी तरह से लाल रंग का था, मानो आग की लपटें हों। इसके सिर पर कई 7 रंगों वाले पंखों से बना एक फीनिक्स का मुकुट था और इसकी पूंछ पर भी लंबे 7 रंगों वाले पंख लटके हुए थे। इसके पंख फैले हुए थे, जिससे हवा में लपटें भर गई थीं और आसपास का स्थान हिल रहा था और लहरें मार रहा था। इस लाल लाल पक्षी का शरीर फीनिक्स जैसा था। ताली 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 ताली। ये सब वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन असल में ये बस पलक झपकने के 2-3 पल ही थे। इस समय नृपेश द्वारा छोड़ी गई वह प्रचंड शक्ति, जिसने पत्थर के चबूतरे की पूरी सतह को उलट दिया था, अथर्व तक पहुंच चुकी थी। चलो, वर्मिलियन बर्ड सीक्रेट आर्ट। अथर्व दहाड़ा। उसकी सच्ची क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसने दोनों हाथों से आखिरी हाथ की मुहर लगाई और उसके सामने घनीभूत लाल ऊर्जा पक्षी शरीर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और बाहर निकल आया। जैसे ही इस लाल पक्षी का शरीर अंतरिक्ष में फैला, उसका 3 मीटर का आकार अचानक एक छलांग में फैलकर 40 मीटर हो गया। उसके चारों ओर से आग की लपटें निकलने लगीं और उसके शरीर पर से एक बार फिर भयानक आभा निकली। ये प्रचंड आभा आसमान में उड़ गई। भयानक आभा को महसूस करते हुए नृपेश, जो बेहद आश्वस्त था, ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। रेफरी के स्टैंड में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सफेद भौं वाले बुजुर्ग का चेहरा भी तुरंत बदल गया। उनकी आंखें भय से भर गईं। बच्चे, ऐसा मत करो। सफेद भौं वाला बुजुर्ग दहाड़ा। उसका शरीर तुरंत ऊपर उठा, एक शक्तिशाली बल लेकर सीधे पत्थर के मंच की ओर बढ़ा। पत्थर के चबूतरे पर लाल फीनिक्स जैसी ऊर्जा पिंड ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए। ऊपर से गुजरे भारी पत्थर के स्लैब तुरंत राख में बदल गए। फिर ये लाल ऊर्जा पिंड तुरंत नृपेश की ओर दौड़ा। जैसे ही वह नृपेश के पास पहुंचने ही वाला था, फीनिक्स का भ्रम गायब हो गया और अंततः एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और विशाल आग के गोले में संघनित हो गया। आग का गोला प्रचंड हो गया और फिर फैल गया। इसके तुरंत बाद पत्थर के चबूतरे पर एक विस्फोट हुआ। बैंग 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 बैंग। आग की लपटें फैल गईं और पूरे पत्थर के चबूतरे को अपनी चपेट में ले लिया। न केवल पत्थर के चबूतरे पर, बल्कि कम से कम 300 मीटर के दायरे में वह आग की लपटों से घिरा हुआ था। लपटों से पहले एक भयानक और हिंसक आभा आकाश में उठी। हिस। तभी रेफरी के स्टैंड से एक आकृति आग के घेरे में दौड़ी। फिर पत्थर के चबूतरे पर एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया गया। बूम बूम बूम। लपटें लगातार भड़क रही थीं और अंतरिक्ष में लहरें उठ रही थीं। विशाल पत्थर की शिलाएं कब की शून्य में बदल चुकी थीं। लपटें बिखर गईं और चारों ओर गिर गईं, लगभग दर्शकों की सीटों पर बिखर गईं। क्षण भर बाद हिंसक और भयावह माहौल खत्म हो गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि अब पूरा पत्थर का मंच अस्त व्यस्त हो गया था, जो सभी की आंखों के सामने असमान और टूटा हुआ दिखाई दे रहा था।
लगभग पूरा मंच, जो 200 मीटर चौड़ा और 2 मीटर से अधिक ऊंचा था, ढह गया और टूटकर मलबे के ढेर में बदल गया। अराजक मलबे के बीच एल्डर भास्कर प्रकट हुए, जो नृपेश के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह थे, जो अपने मुंह के कोने से खून थूक रहे थे और जिनका चेहरा पीला और सदमे से भरा हुआ था। एक क्षण बाद सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने अथर्व धीरे धीरे मलबे के ढेर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, भाव कमजोर थे और शरीर दयनीय स्थिति में था। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रमुख परिवारों के मुखिया और रेफरी स्टैंड पर बैठे 3 चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के उपयाजक सभी खड़े हो गए थे। जो दृश्य अभी अभी सामने आया था वह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। अथर्व ने जो मार्शल कौशल का उपयोग किया था वह बहुत शक्तिशाली था। ये प्रहार कुछ ऐसा था जिसे मार्शल योद्धा स्तर का कोई मार्शल कलाकार नहीं कर सकता था। दर्शकगण भी अचंभित थे। ये भयावह दृश्य उनके लिए आंखें खोलने वाला था। अच्छा लड़का, तुमने ये राउंड जीत लिया, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एल्डर भास्कर ने आश्चर्य से अथर्व की ओर देखते हुए कहा, फिर अपनी सुरक्षा कवच वापस ले लिया। वह भी अभी हिंसक शक्ति के बीच था और स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ गया था। उन्हें डर था कि यदि एक साधारण प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर का भी इससे सामना होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर नहीं जाता। यदि उन्होंने नृपेश की रक्षा नहीं की होती तो नृपेश अब एक मृत शरीर होता। शाबाश यंग मास्टर जीत गए, सारांश ने दर्शकों में से उत्साह से चिल्लाकर कहा। रेफरी स्टैंड पर कपूर परिवार के मुखिया के चेहरे पर उदासी थी। उनके बेटे को जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन अंत में अप्रत्याशित रूप से हार गया। और बलराज शास्त्री भी इस समय कुछ अविश्वास में था। अंत में अथर्व ने जिस रहस्यमय मार्शल कौशल का उपयोग किया था वह वास्तव में एक नौवें स्तर के मार्शल योद्धा को एक ही झटके में हराने में सक्षम था। रेफरी स्टैंड पर मौजूद सभी लोगों ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यदि एल्डर भास्कर ने नृपेश की रक्षा नहीं की होती तो नृपेश के भाग्य की अब आसानी से कल्पना की जा सकती थी। क्या यह एक पीले रंग की रैंक वाला मार्शल कौशल है? ये कम से कम उच्च श्रेणी का पीला रैंक वाला, या शायद पहले से ही एक निम्न श्रेणी का गहन रैंक वाला मार्शल कौशल होना चाहिए, छाया नाम की नौकरानी ने दर्शकों में धीरे से कहा। अथर्व ने अपने सामने एल्डर भास्कर को देखा और धीरे से पूछा, क्या मैं जीत गया? बुजुर्ग भास्कर ने धीरे से कहा, हाँ तुम जीत गए। तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार मैं जीत गया। अथर्व के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और फिर वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। वर्मिलियन बर्ड आर्ट का उपयोग करने के बाद उसकी जेन क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई। अथर्व, बलराज शास्त्री और देवांशी तुरंत पत्थर के मंच पर पहुंचे। वह ठीक है, वह बस थक गया है और गिर पड़ा है। अच्छे आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा, एल्डर भास्कर ने अथर्व की जांच करने के बाद कहा। एक दिन बाद शास्त्री परिवार के आंगन में हेमलता ने बिस्तर पर लेटे हुए अथर्व को देखा। उसका दिल चिंता से भर गया। देवांशी, क्या अथर्व ठीक है? वह अभी तक क्यों नहीं उठा? हेमलता ने चिंतित होकर पूछा। तीसरी चाची, चिंता मत करो, अथर्व बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने से थक गया है। वह ठीक हो जाएगा, देवांशी ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें बिस्तर पर लेटे अथर्व पर टिकी थीं। ये वही युवक था जिसने कल चौक पर इतनी ताकत दिखाई थी। उस समय अनगिनत युवा लड़कियों ने अपने दिलों में उनकी छवि अंकित कर ली थी। क्या यंग मास्टर वाकई ठीक हैं? वे जाग क्यों नहीं रहे? सारांश भी बहुत चिंतित थी। तभी अथर्व की भौहें फड़क उठीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उनकी माँ, देवांशी और सारांश सभी उनसे पहले थीं। अथर्व, कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? हेमलता ने तुरंत पूछा। अथर्व को पूरी तरह से कमजोरी महसूस हुई। वह अपने शरीर को आधा हिलाकर बैठ गया और बोला, माँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अपनी जेन क्यू को थोड़ा घुमाते हुए अथर्व ने अपने शरीर की जांच की। कुछ हल्की चोटों के अलावा उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 या 2 दिन आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगे। यह अच्छी बात है कि तुम जाग रहे हो अथर्व। यहाँ 3 रिटर्न टू ट्रू पिल्स हैं, इन्हें ले लो और जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। देवांशी ने अथर्व को 3 रिटर्न टू ट्रू पिल्स दी। ठीक है, अथर्व ने 3 रिटर्न टू ट्रू पिल्स लीं और जवाब दिया। उन्हें अब सचमुच स्वस्थ होने की आवश्यकता है, अन्यथा उनकी चोटों पर इसके कई दुष्प्रभाव होंगे। अच्छे से आराम करो, हेमलता ने कहा। जब तक आप ठीक हैं मैं निश्चिंत रहूंगी। ये देखकर कि उसका बेटा ठीक है वह अंततः निश्चिंत हो गई। फिर वे तीनों कमरे से बाहर चले गए। अथर्व पालथी मारकर बैठ गया, रिटर्न टू ट्रू पिल ले ली और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जिस समय अथर्व स्वास्थ्य लाभ कर रही थी उस समय वसंत टाउन में प्रमुख परिवारों के बीच प्रतियोगिताओं के परिणाम भोजन के बाद सभी की चर्चा का केंद्र बन गए थे। विशेष रूप से शास्त्री परिवार के अथर्व और कपूर परिवार के नृपेश के बीच अंतिम मैच चमत्कारी के रूप में और भी अधिक व्यापक रूप से फैल गया। चौथे स्तर के मार्शल योद्धा ने 9वें स्तर के मार्शल योद्धा को हराया। इस परिणाम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
अंत में अथर्व ने जिस रहस्यमय मार्शल कौशल का उपयोग किया था उसने भी उपस्थित सभी लोगों की आंखें खोल दीं। वह युद्ध कौशल सचमुच भयानक था। दामिनी ने उदास भाव से आंगन में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे से बदमाश के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। कल का परिणाम वैसा नहीं था जैसा वह देखना चाहती थी। अब वह बच्चा शीर्ष 5 में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करेगा। झाओ एर ने कहा, तब तो उनसे निपटना और भी कठिन हो जाएगा। मैं भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जा रहा हूँ और मेरा चचेरा भाई भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में है, इसलिए उससे निपटना और भी सुविधाजनक होगा, अनंग ने ठंडे स्वर में कहा। अनंग, उस छोटे से कमीने को कतई जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। यदि वह मर जाता है तो भविष्य में पूरा शास्त्री परिवार तुम्हारा होगा और शास्त्री परिवार का खजाना भी तुम्हारा होगा। इसलिए आपको चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर उस छोटे बदमाश को मारने का कोई रास्ता खोजना होगा, दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। माँ, शास्त्री परिवार के पास क्या खजाना है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? अनंग ने पूछा। माँ को भी नहीं पता, लेकिन ये खजाना निश्चित रूप से असाधारण है। दामिनी ने कहा, आपके नाना ने निर्देश दिया था कि यह खजाना किसी और के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन और एक रात बीत गई। अगली सुबह अथर्व के कमरे में एक चमकदार रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। फैली हुई रोशनी के बीच अथर्व के चेहरे पर गुलाबीपन लौट आया था। अपने शरीर से बासी हवा की एक सांस बाहर निकालने के बाद अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें गहरी थीं। एक दिन और एक रात के स्वास्थ्य लाभ और रिटर्न टू ट्रूपिल के बाद वह लगभग 70% ठीक हो गए थे। इस बार पूरी तरह थक जाने के बाद तथा पहले से ही काफ़ी चोटिल होने के बाद इतनी जल्दी ठीक हो जाना पहले से ही अविश्वसनीय था। ये सिंदूरी पक्षी कला वास्तव में शक्तिशाली है। अथर्व ने उस सिंदूरी पक्षी कला के बारे में सोचा जिसे उसने अंत में इस्तेमाल किया था और जो शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति उसने उत्पन्न की थी। अब भी इसके बारे में सोचकर वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। भविष्य में इसका उपयोग करते समय मुझे सावधान रहना होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। सिंदूरी पक्षी कला में अपार शक्ति थी, लेकिन इसके द्वारा ग्रहण की गई जेनक्यूई भी ऐसी चीज थी जिसे वह संभाल नहीं सका। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में नहीं मार सकता तो वह खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल अथर्व इस पल बेहद खुश था। सिंदूरी पक्षी कला की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ऐसी शक्ति बेहद भयानक थी। बस अफसोस की बात थी कि हर बार इस्तेमाल करने पर वह पूरी तरह थक जाता था। इसके अलावा सिंदूरी पक्षी कला को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे अथर्व उलझन में पड़ गया। युद्ध कौशल और आध्यात्मिक साधकों का आपस में कोई संबंध नहीं था, फिर भी इस सिंदूरी पक्षी कला को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अगर कोई साधारण युद्ध कलाकार सिंदूरी पक्षी कला प्राप्त कर लेता तो वह बेकार होती, वे इसे सफलतापूर्वक साधना ही नहीं कर पाते। अथर्व अभी इस घटना को समझ नहीं पाया था। सिंदूरी पक्षी कला की जेड पर्ची से उसने ये भी जान लिया था कि ये 4 दिव्य कलाएं कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं थीं और स्वाभाविक रूप से इन्हें सामान्य बुद्धि से नहीं आंका जा सकता था। 4 दिव्य कलाओं में कुल 4 कलाएं थीं। उसके पास वर्तमान में केवल पहली कला सिंदूरी पक्षी कला थी। बाकी 3 कलाएं कहाँ हैं, इसका पता नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या भविष्य में उसे ये कलाएं प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगर उसे बाकी 3 कलाएं मिल जाती तो वह धनवान हो जाता। चारों कलाएं एकत्रित होने पर वे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के बराबर हो जाती और उनकी शक्ति निश्चित रूप से और भी अधिक दुर्जय और भयावह हो जाती। चलो पहले मैं जो सोने के सिक्के जीतता हूं उन्हें ले आओ। खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखते हुए अथर्व उन 1500 स्वर्ण मुद्राओं को नहीं भूला जो उसने दांव पर लगाई थीं। खुशी की जीत का मतलब था कि उसने इस बार 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जीत ली थीं। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। साफ सफाई करने के बाद अथर्व ने अपनी मां को सूचित किया और फिर सारांश के साथ शास्त्री परिवार को छोड़कर सीधे सट्टेबाजी की दुकान की ओर चल पड़ा, जहां उसने उस दिन अपना दांव लगाया था। दुकान में घुसते ही अथर्व मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसके जेड क्रिस्टल कार्ड पर मूलधन और जीत की राशि मिलाकर अब 16,500 सोने के सिक्के थे। वसंत कस्बे में 16,500 सोने के सिक्के किसी को भी एक छोटा मोटा अमीर आदमी बनाने के लिए काफ़ी थे। युवा मास्टर, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ मिस शमशीर पर भी शर्त लगाता। सड़क पर सारांश ने उदास चेहरे के साथ कहा। उन्होंने 300 सोने के सिक्के जमा किए थे और मूलधन घटाने के बाद उन्हें केवल 20 सोने के सिक्के मिले। अगर उन्हें मिस शमशीर पर दांव लगाने का पता होता तो वे 3,000 सोने के सिक्के जीत जाते। ये बहुत बड़ी रकम थी। तुम्हें किसने कहा कि मुझसे पहले मत पूछो? तुम इसी के लायक हो, अथर्व ने हल्के से कहा। फिर भी यंग मास्टर 250 दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है कि मिस शमशीर जीतेगी। सारांश ने कहा। आप 250 हैं? अथर्व ने सारांश की ओर देखा। युवा मास्टर की तुलना में मैं 250 कैसे हूँ? सारांश ने गंभीरता से कहा। अथर्व असहाय हो गया और जल्द ही सारांश से परेशान होने लगा।
एक क्षण बाद उसने पूछा, अब तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? मैंने 2 ज्ञानवर्धक गोलियां ली हैं और मैं अभी केवल ट्रिपल मार्शल अप्रेंटिस पर हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं यंग मास्टर के साथ तुलना नहीं कर सकता। सारांश ने गंभीरता से कहा। वह अपनी साधना में आलसी नहीं था। अथर्व दंग रह गया। जब उसने 2 ज्ञानोदय गोलियां लीं तो वह चतुर्भुज मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच गया था। सारांश केवल त्रिगुण मार्शल अप्रेंटिस तक ही पहुंच पाया था। ऐसा लग रहा था कि यह उसके द्वारा विकसित यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट से संबंधित था। तुम्हें अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए, आलसी मत बनो, अथर्व ने कहा। हाँ युवा मास्टर, सारांश ने कहा। वह हर रात साधना करता था और आलसी होने की हिम्मत नहीं करता था। जब दोनों शास्त्री परिवार के पास लौट आए तो अथर्व ने सामने के गेट की ओर देखा और कहा, पहले तुम वापस जाओ। मैं अंकल नील से मिलने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। किसी और को मत बताना। हाँ युवा मास्टर, सारांश ने जवाब दिया और मुख्य द्वार से अंदर चला गया। अब शास्त्री परिवार में एक छोटे प्रबंधक के रूप में उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत अलग थी और वह शास्त्री परिवार के मुख्य द्वार से अंदर जा सकता था। अथर्व, हालांकि, तुरंत शास्त्री परिवार के पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने अंकल नील को अभी तक सिंदूरी पक्षी कला की साधना के बारे में नहीं बताया था। वह जल्द ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय भी जाने वाला था और अभी भी नहीं जानता था कि अंकल नील उसे वहां कौन सा खजाना ढूंढवाना चाहते हैं। शास्त्री परिवार के पिछले गेट की ओर चलते हुए अथर्व को अंकल नील दिखाई नहीं दिए। फिर उसने अनुमान लगाया कि अंकल नील शायद अपने छोटे से आंगन में होंगे और अंकल नील के कमरे की ओर चल पड़ा। अंकल नील लंबे समय से शास्त्री परिवार में थे। पिछले गेट के पास एक छोटा सा आंगन था जो सिर्फ उनका था। अथर्व को इस छोटे से आंगन की कुछ याददाश्त थी। ऐसा लगता था कि बचपन में वे यहाँ कई बार आए थे। छोटे से आंगन में दाखिल हुआ तो वह थोड़ा जीर्ण शीर्ण था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। अंदर कई गमले भी लगे थे। अथर्व सीधे कमरे में चला गया और अपने आसपास का नज़ारा देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि अंकल नील आंगन में नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी सी ताकत मुझे पहचान लेगी? एक गुरु को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आवाज आए और फिर अथर्व के पीछे एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। चाचा नील, आप इतने मायावी क्यों हैं? अथर्व हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ी। जो व्यक्ति आया था वह स्वाभाविक रूप से अंकल नील था। बूढ़े नौकर अंकल नील अभी भी कमजोर और बूढ़े लग रहे थे। उनके हाथों की मुहरें तुरंत बन गईं और एक अदृश्य प्रकाश मंडल ने तुरंत कमरे को घेर लिया। तभी उनका आभामंडल बदल गया और उनकी आंखों की धुंधली रोशनी तुरंत साफ हो गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल आखिर में तुमने कौन सा युद्ध कौशल इस्तेमाल किया था? अथर्व ने कहा, चाचा नील, मैं आपको इस मामले के बारे में बताने ही वाला था। इसके बाद अथर्व ने सावधानीपूर्वक बताया कि कैसे उसने गलती से 4 दिव्य कलाओं को खोल दिया था और सिंदूरी पक्षी कला को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था। 4 दिव्य कलाएं। बूढ़े नौकर अंकल नील ने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी इन 4 दिव्य कलाओं की उत्पत्ति का पता नहीं था। ये 4 दिव्य कलाएं सचमुच असाधारण हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने इसे वास्तव में खोला है। अगर तुम बाकी 3 कलाएं पा सको तो ये सचमुच असाधारण होगा। अब से यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सचमुच भाग्यशाली हो या नहीं। जहां तक उस एकल सिंदूरी पक्षी कला की बात है, मैंने उसे कल देखा था। उसका स्तर पीले स्तर से ऊपर होना चाहिए, शायद गहन स्तर के भी करीब। अभी तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल करना अभी भी एक बोझ है। अगर तुम इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हो और अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारते तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। इसलिए भविष्य में इसका इस्तेमाल सिर्फ तुरुप के पत्ते की तरह ही किया जा सकता है। कोशिश करो कि इसका इस्तेमाल न करो। बूढ़े नौकर अंकल नील ने कहा। चाचा नील, मैं चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जाने वाला हूँ। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि मैं लाऊं? अथर्व ने पूछा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की शक्ति अच्छी है और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर 10,000 साल पुराने लाल तांबे का एक टुकड़ा है। ये वह खजाना है जो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की रक्षा करता है। यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे एक दिव्य हथियार में परिष्कृत कर पाएंगे। आप उस 10,000 साल पुराने लाल तांबे को प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजें। चाचा नील ने हल्के से कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का संप्रदाय रक्षा खजाना, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अंकल नील, आप मजाक कर रहे होंगे। भले ही अथर्व को ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए किसी और के संप्रदाय रक्षक खजाने को प्राप्त करना असंभव था। बकवास। अगर इसे यूं ही प्राप्त किया जा सकता तो क्या ये तब भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का संप्रदाय रक्षक खजाना होता? आप स्वयं ही कोई उपाय निकालिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के आध्यात्मिक साधकों के पास उस 10,000 साल पुराने लाल तांबे को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे सहित केवल कुछ ही लोग हैं जो उस 10,000 साल पुराने लाल तांबे को परिष्कृत कर सकते हैं।
चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक बूढ़े सनकी ने मुझसे कई बार विनती की, लेकिन वह बूढ़ा सनकी बहुत कंजूस था, इसलिए मैं नहीं माना। चाचा नील ने थोड़ा सा कहा। अंकल नील, ये वाकई मुश्किल है। इसके अलावा मैं तो अभी अभी दीक्षित हुआ एक शिष्य हूँ। 10,000 साल पुराने लाल ताम्रपत्र का पता लगाना भी शायद मुश्किल है, अथर्व ने कहा। ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। इसके अलावा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में फ्लोटिंग लाइट फ्लिटिंग शैडो नामक एक गति तकनीक है। ये काफ़ी अच्छी है, शायद एक गहन स्तर की प्राथमिक मार्शल तकनीक। तुम्हारे पास अभी तक कोई गति तकनीक नहीं है, इसलिए उसे विकसित करो। बाकी तुम खुद ही समझ लो, अंकल नील ने फिर हल्के से कहा। अथर्व ने तुरंत आंखें घुमाईं। ये अंकल नील चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को मानो अपना ही पिछवाड़ा समझते थे, मानो वहाँ की हर चीज़ उनकी अपनी हो। अंकल नील, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अथर्व ने असहाय होकर कहा। बेकार चीज़, पूरी कोशिश करने का क्या मतलब है? चाहे चोरी करो या डकैती, तुम्हें मिलना ही चाहिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचने के बाद तुम्हें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, अंकल नील उसे विदा करने लगे। अथर्व असहाय था। माफ़ी मांगकर वह छोटे से आंगन से बाहर निकलकर अपने घर लौट आया। अपने आंगन में लौटने के बाद उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था। अथर्व अपने कमरे में वापस चला गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं, जो थोड़ी परेशानी वाली बात थी। एक और रिटर्न टू ट्रू पिल लेने के बाद अथर्व ने धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित किया और जल्द ही एक हल्की चमक उसके शरीर को घेर लेती है। इस बीच शास्त्री परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। शास्त्री परिवार के दोनों सदस्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके थे, खासकर अथर्व, जिसने उस दिन प्रतियोगिता में अच्छा प्रवीर करके खूब प्रसिद्धि पाई थी। शास्त्री परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी और शास्त्री परिवार के सभी बुजुर्ग पिछले कुछ दिनों से बहुत उत्साहित थे। वसंत कस्बे के विभिन्न परिवार वास्तव में जानते थे कि अगर उन्हें मजबूत होना है तो उन्हें केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर ही निर्भर रहना होगा, अन्यथा यह असंभव था। और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण वे छोटे वसंत कस्बे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए जिस परिवार के ज्यादा शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करेंगे और संप्रदाय के भीतर अधिक प्रभाव होगा, वह स्वाभाविक रूप से वसंत कस्बे के विभिन्न परिवारों की संरचना को प्रभावित कर पाएगा। उनमें से अगर कोई चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य बन जाता तो उसकी हैसियत में नाटकीय रूप से वृद्धि होती और वह वसंत कस्बे की सत्ता संरचना को और भी अधिक प्रभावित करने में सक्षम होता। इस प्रकार सभी प्रमुख परिवारों के लोग आशा करते थे कि उनके अपने परिवार के सदस्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकें। इस बार जावेरी परिवार ने एक आत्मा साधक को जन्म दिया जो सीधे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य बन गया और नेतृत्व करते हुए अन्य परिवारों में ईर्ष्या और चिंता का कारण बन गया। अब शास्त्री परिवार में एक उच्च प्रतिभा वाला त्रितत्व मार्शल साधक प्रकट हुआ था। शास्त्री परिवार में सभी यह भी सोच रहे थे कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जो भविष्य में शास्त्री परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगा। शास्त्री परिवार में मैडम हेमलता का रुतबा भी फिर से बढ़ गया था। शास्त्री परिवार के कुछ बुजुर्ग तो उन्हें देखते ही रुककर उनका अभिवादन भी करते थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह अथर्व ने अपनी सांसों को नियंत्रित करना बंद कर दिया। उसकी चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। 2 रिटर्न टू ट्रू पिल्स और उसके यिन यांग शरीर के संयोजन ने उसकी चोटों को इतनी तेजी से ठीक किया कि लोग अवाक रह गए। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, अथर्व को दूर से एक हल्की सुगंध महसूस हुई और देवांशी की उपस्थिति भी आंगन में दिखाई दी। अथर्व, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? देवांशी ने अथर्व से पूछा। मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र एक पल के लिए देवांशी पर टिकी रही, फिर हट गई। बिल्कुल नहीं, तुम्हें काफ़ी चोटें आई थीं। क्या वे सचमुच पूरी तरह ठीक हो गई हैं? देवांशी ने अथर्व को शक भरी निगाहों से देखा, उसके चारों ओर आभामंडल महसूस कर रही थी। उसकी चोटें सचमुच लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। फिर वह आश्चर्य से बोली, तुम सच में अजीब हो, इतनी गंभीर चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं। बहन देवांशी, क्या आप किसी काम से आए हैं? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं आपको बताना ही भूल गया था, एल्डर भास्कर और कई उपयाजक शास्त्री परिवार में आ चुके हैं और उन्होंने आपको उनसे मिलने के लिए कहा है। हम जल्द ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना हो सकते हैं, देवांशी ने कहा। एल्डर भास्कर? अथर्व थोड़ा हैरान था। एल्डर भास्कर शास्त्री परिवार के पास क्यों आए थे? अथर्व ने उस दिन चौक में एल्डर भास्कर की ताकत देखी थी, वह बेहद शक्तिशाली थी। किस स्तर की? अथर्व नहीं बता सका। अथर्व ने देवांशी का शास्त्री फैमिली हॉल तक पीछा किया। इस समय शास्त्री परिवार के कई बुजुर्ग, साथ ही बलराज शास्त्री, लूनान, सोमनाथ शास्त्री, दामिनी, आनंद और अन्य सभी उपस्थित थे। हॉल के शीर्ष पर एल्डर भास्कर और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 4 उपयाजक, 3 पुरुष और 1 महिला भी बैठे थे।
शास्त्री परिवार के सेवक पहले ही ताज़े फल, पेस्ट्री और गर्मागर्म चाय परोस चुके थे। अथर्व को आते देख एल्डर भास्कर बलराज शास्त्री से किसी बात पर बात कर रहे थे और तभी उनकी नज़र अथर्व पर पड़ी। नमस्कार एल्डर भास्कर। अथर्व शास्त्री परिवार के हॉल में आया और झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह दामिनी, लूनान और अन्य लोगों के पास से गुजरा, अथर्व ने उन्हें सीधे अनदेखा कर दिया। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है, एल्डर भास्कर ने अथर्व के आसपास के माहौल को महसूस करते हुए हल्के से कहा। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। वे बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। कपूर परिवार के नृपेश अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे। आपकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। ऐसा लगता है कि आपका शरीर अच्छी तरह प्रशिक्षित है, एल्डर भास्कर ने कहा। अथर्व थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसे अंकल नील ने 1 महीने तक प्रशिक्षित किया था और अंकल नील द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई अस्थिशोधन गोली में 1 महीने तक भिगोया था। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसी स्तर की साधना और शक्ति वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। अथर्व, एल्डर भास्कर ने कहा है कि तुम परसों चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना हो जाओगी, बलराज शास्त्री ने कहा। परसों रवाना हो रहा हूँ। अथर्व ने इतनी जल्दी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अभी करने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था। क्या तुम्हें अभी भी कुछ ध्यान रखना है? एल्डर भास्कर ने पूछा। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा, अथर्व ने कहा। यह अच्छी बात है। इस बार वसंत नगर से आए 5 लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, विशेष रूप से जावेरी परिवार से सिराज और आप। एक आत्मा साधक है और दूसरा त्रितत्व मार्शल साधक। मैं आपको भी जल्दी संप्रदाय में वापस लाना चाहता हूँ। यहाँ से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तक उड़ने वाले जानवर द्वारा यात्रा करने में 1.5 महीने लगते हैं, एल्डर भास्कर ने कहा। बड़े भास्कर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हम किसी भी समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से लौट सकते हैं? अथर्व ने पूछा। क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? एल्डर भास्कर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर लोगे तो चाहे तुम प्रत्यक्ष शिष्य हो या नियमित शिष्य, तुम्हारे पास हर 3 साल में अपने परिवार से मिलने के लिए केवल 4 महीने ही होंगे। बाकी समय तुम केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ही रह सकते हो। एक विराम के बाद एल्डर भास्कर ने आगे कहा, यदि आप आधे रास्ते से लौटना चाहते हैं तो एक और तरीका है, नियमित शिष्य मार्शल सोल स्तर तक पहुंचें और प्रत्यक्ष शिष्य मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचें। फिर आप किसी भी समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ सकते हैं। हालांकि आप नए शिष्यों के लिए यह अभी भी एक लंबा रास्ता है। तो ऐसा ही है। अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी। 3 साल तो 3 साल ही होते हैं। अथर्व, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ शास्त्री परिवार में ठीक रहेगी। तुम इस बारे में अपने चाचा पर भरोसा कर सकते हो, बलराज शास्त्री ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अथर्व की हल्की चिंता को समझ रहा था। तो फिर मैं पहले विदा लेता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अनुराग शास्त्री से मिल सकता हूँ, लेकिन कौन जानता था कि वह व्यक्ति फिर से एकांत में है, एल्डर भास्कर ने हल्के से कहा। बलराज शास्त्री और शास्त्री परिवार के अन्य सदस्यों ने एल्डर भास्कर को शास्त्री परिवार के मुख्य द्वार तक विदा किया। जब उन्होंने देखा कि उनकी आकृति कहीं दूर जा रही है तो वे मुड़कर वापस लौट आए। एल्डर भास्कर का दर्जा बहुत ऊंचा था। उनके एक शब्द से वसंत टाउन का एक बड़ा परिवार रातों रात पतन की ओर अग्रसर हो सकता था। इसलिए सभी प्रमुख परिवार केवल एल्डर भास्कर की चापलूसी कर सकते थे और उन्हें अपमानित करने का साहस बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एल्डर भास्कर को विदा करने के बाद अथर्व सीधे अपने आंगन में लौट आया। वह परसों चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना हो रहा था, इसलिए वह ये 2 दिन अपनी माँ के साथ बिताएगा। एक बार जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आ गया तो वह 3 साल तक अपनी माँ से नहीं मिल पाया और वह निश्चित रूप से उसके बारे में चिंतित रहेगी। आंगन में वापस आकर अथर्व ने अपनी माँ को बताया कि वह परसों चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना होगा। यद्यपि मैडम हेमलेटा को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, फिर भी वह और भी अधिक प्रसन्न थीं। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करना एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक था। अब से उसे अपने बेटे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने बेटे को 3 साल तक न देख पाने के बारे में सोचते हुए मैडम हेमलेटा ने जल्दी से नौकरों को स्वादिष्ट भोजन के लिए कई सामग्रियां खरीदने का निर्देश दिया और अगले 2 दिनों में अपने बेटे के लिए और अधिक स्वादिष्ट भोजन पकाने की योजना बनाई। इन 2 दिनों के दौरान अथर्व कहीं नहीं गया। वह अपनी माँ के साथ आंगन में रहा तथा मातृ प्रेम और अभूतपूर्व संतुष्टि का अनुभव करता रहा। काजल भी इन 2 दिनों के दौरान 2 बार आंगन में आई। काजल के चुलबुले रूप को देखकर अथर्व थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह काजल को उकसाने से बचे। अथर्व को देवांशी से पता चला कि वह तैयब और रेहाना के साथ, जिनसे वह पहले तियानबाव गेट पर मिला था, भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जा रहे थे। पिछली बार वे तीनों केवल पारिवारिक मुलाकात के लिए घर लौटे थे। अब जून की छुट्टियां खत्म हो गई थीं, इसलिए उन्हें चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा।
कल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए प्रस्थान का दिन था। रात होने के बाद अथर्व बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने की योजना बना रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद उसका पूरा शरीर एक हल्की चमक से ढक गया। देर रात खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज अथर्व के कानों तक पहुंची। पदचिह्न अत्यंत हल्के थे। यदि अथर्व अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं कर रहा होता और उसकी इंद्रियां असाधारण रूप से स्पष्ट अवस्था में नहीं होती तो वह उन्हें पता लगाने में असमर्थ होता। इतनी देर हो गई है, अभी भी बाहर कौन है? अथर्व ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर संदेह की झलक थी। कोई व्यक्ति आधी रात को अपने आंगन के बाहर क्यों घूम रहा होगा? क्या कुछ हुआ होगा? अथर्व एक पल के लिए हैरान दिखी, फिर उठी और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी जब एक काली आकृति उसके सामने से तेजी से गुजरी। इतनी रात को कौन हो सकता है? अथर्व का दिल बैठ गया और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह सावधानीपूर्वक उसका पीछा करने लगा। देर रात शास्त्री परिवार का परिसर शांत था। आज रात चांद धुंधला था, जिससे वह और भी शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले व्यक्ति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा है। वे कई गलियारे पार करके एक आंगन में प्रवेश कर गए। अथर्व ने दूर से उसका पीछा किया और पाया कि काले कपड़े वाला व्यक्ति काफी परिचित है। ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन उस समय उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। जिस प्रांगण में काले कपड़े वाला व्यक्ति प्रवेश कर रहा था वह ठीक वही था जहां दामिनी का निवास था। इतना परिचित कि मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। वह आकृति उसे बहुत परिचित लगी। अथर्व ने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, केवल दूर से ही देखता रहा। चौथे स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उनकी वर्तमान शक्ति और उनकी आत्मा साधना के आत्मा गुरु के स्तर तक पहुंच जाने के कारण अंधेरे में उनकी दृष्टि पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई थी। ये पीछे पहाड़ से आया वह रहस्यमय व्यक्ति है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। आंकड़ा एक जैसा है, जैसी कि उम्मीद थी, ये दामिनी से संबंधित है। अथर्व को अचानक याद आया, काले रंग की वह आकृति ठीक वही दुर्जय शत्रु थी जिसका सामना उसने पहले भी पीछे पहाड़ पर किया था। लिटिल ड्रैगन और उसके पिता अनुराग शास्त्री की उपस्थिति के कारण वह बाल बाल बच गया था। अथर्व ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह रहस्यमय व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था। यदि उसका पता चल गया तो वह खतरे में पड़ सकता है। पहले निरीक्षण करना बेहतर था। दूसरे भाई, आप इतनी देर से यहाँ क्यों आए? कमरे के अंदर दामिनी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी जब उसने काले कपड़े पहने व्यक्ति से पूछताछ की। चिंता मत करो, शास्त्री परिवार का बूढ़ा आदमी एकांत में है। ऐसा अनुमान है कि शास्त्री परिवार में कोई भी मुझे खोज नहीं पाएगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने धीरे से पूछा, जांच कैसी चल रही है? यह अभी भी वैसा ही है। शास्त्री परिवार पूरी तरह से मेरे प्रति सतर्क है और मुझे अभी तक उस चीज का कोई सुराग नहीं मिला है। दामिनी ने धीरे से कहा, आपको जांच में तेजी लाने की जरूरत है। हमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है और हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है, मैं जांच में तेजी लाऊंगा। बस अब अथर्व अचानक प्रकट हो गई है। मुझे डर है कि शास्त्री परिवार उस पर अपनी उम्मीदें लगा लेगा और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दामिनी ने कहा, पिछली बार एक अवसर था, लेकिन दुर्भाग्य से अनुराग शास्त्री अचानक प्रकट हो गया। उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, जिससे वह बच्चा बच निकला। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, अब क्या करें? वह बच्चा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर गया है। एक 3 गुण मार्शल प्रैक्टिशनर के रूप में उसके लिए तब एक मुख्य शिष्य बनना मुश्किल नहीं होगा। यदि हम कोई कदम उठाते हैं तो चिंताएं और बढ़ जाएंगी। दामिनी ने कहा, हम तीसरी बहन, क्या तुम भूल गई हो? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में उस बच्चे को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से जीवित निकलने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए। शास्त्री परिवार को लगता है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करने से उस बच्चे की जान बच सकती है। यह अफसोस की बात है कि कोई नहीं जानता कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को मेरे प्रतिहार परिवार का क्षेत्र भी माना जा सकता है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। ये सच है, लेकिन शास्त्री परिवार के उस बूढ़े आदमी से निपटना सचमुच थोड़ा मुश्किल है। दामिनी ने कहा, उस बूढ़े आदमी की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन उस समय मेरे प्रतिहार परिवार के पास स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे निपट सकता है। आपको बस इतना करना है कि जितनी जल्दी हो सके उस चीज का पता लगाएं। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, दामिनी ने हल्के से जवाब दिया, मैं अब निकल रहा हूं। बोलने के बाद काले कपड़े वाला व्यक्ति आंगन से बाहर चला गया। उनकी आकृति कुछ बार उछली और चुपचाप शास्त्री परिवार से बाहर निकल गई। अथर्व आंगन के एक कोने में छिप गया और काले कपड़े पहने उस आकृति को गायब होते देखने लगा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। उसने अब अपने आंगन में वापस जाने की योजना बनाई। वैसे भी उसे यकीन था कि काले कपड़े वाले व्यक्ति और दामिनी के बीच निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रिश्ता था। कौन है भाई?
तभी अथर्व को अपने पीछे कदमों की हल्की आहट महसूस हुई। एक क्षण में ही उसका शरीर घूमकर एक रात की बिल्ली की तरह भाग गया। अथर्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये वीर था, मुझे खोज लिया गया है। अथर्व का दिल डूब गया। उसने अभी अभी काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा था। अगर दामिनी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अथर्व ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपने शरीर में सच्ची क्यूई को प्रसारित किया और हथेली से प्रहार किया। बच्चे, तुम चाहते हो? वीर का चेहरा बदल गया और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसका शरीर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, वह पहले से ही बेहोश था। चाचा नील। वीर के पीछे एक आकृति दिखाई दी। अथर्व थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह आश्चर्यजनक रूप से अंकल नील था। बच्चे, अगली बार सावधान रहना, चाचा नील ने धीरे से कहा। चाचा नील, आप यहाँ क्यों हैं? अथर्व ने आश्चर्य से पूछा। मैंने शास्त्री परिवार में एक मजबूत व्यक्ति को आते देखा और जिज्ञासावश मैं भी आकर उसे देखना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ होगे, बूढ़े नौकर, अंकल नील ने धीरे से कहा। अंकल नील, तो क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? अथर्व ने पूछा। एक अनजान व्यक्ति, मैं उसे कैसे जान पाऊंगा? उसकी ताकत भी तो औसत ही है, बूढ़े नौकर, अंकल नील ने धीरे से कहा। फिर अथर्व की ओर देखा और कहा, तुम कल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जा रहे हो, है ना? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पहुंचने के बाद हर चीज में सावधानी बरतना। ये न्यांग आत्मा मार्शल सीक्रेट की अपनी साधना को उजागर मत करना। उस 10,000 साल के लाल तांबे और तैरते हुए प्रकाश और छाया को पाने का कोई रास्ता खोजो। अब से तुम्हारा अपना रास्ता तुम पर ही निर्भर करेगा। मैं अंकल नील की शिक्षाओं को याद रखूंगा, अथर्व ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अंकल नील, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करूं, है ना? चिंता मत करो, अब तुम उनकी नज़र में एक त्रितत्व मार्शल कलाकार हो। शास्त्री परिवार तुम्हारी माँ को हरगिज कुछ नहीं होने देगा और मैं भी उनकी देखभाल में मदद करूंगा, बूढ़े नौकर, अंकल नील ने कहा। वैसे अंकल नील, मैं जा रहा हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप सारांश को कुछ सुझाव दे सकते हैं। अगर कुछ हो तो सारांश से मदद ले लीजिए ताकि आपको थकान न हो, बूढ़े, अथर्व ने अपनी आंखों में धूर्ता के भाव के साथ कहा। अरे बदमाश, मैंने तुम्हें सिखाया है और तुम अब भी चाहते हो कि मैं एक और सिखाऊं? बूढ़े नौकर, अंकल नील ने अथर्व को घूरा, फिर कहा, तुम्हारा भविष्य अभी लंबा है। भले ही तुम्हारी ताकत एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाए, अगर तुम्हारे पीछे कोई ताकत नहीं है तो तुम्हारी शक्ति हमेशा कमजोर रहेगी। मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा और कभी कभी सारांश को कुछ सुझाव दूंगा। हालांकि प्रतिभा के मामले में सारांश तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे मार्गवीर से वह भविष्य में तुम्हारी मदद कर सकेगा। धन्यवाद, अंकल नील, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा ऋणी था या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वैसे भी ऊब गया हूँ, इसलिए कभी कभार उसे कुछ संकेत दे देना ठीक है, अंकल नील ने धीरे से कहा। अंकल नील, मैं जा रहा हूँ। आपको भी अपना ध्यान रखना होगा, अथर्व ने कहा। मन ही मन वह लंबे समय से अंकल नील को अपना स्वामी और परिवार मानता था। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और तुम, एक कच्चे पक्के बदमाश, मुझे ये बता रहे हो। बस अपना ख्याल रखना। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय शास्त्री परिवार नहीं है। हर चीज में सावधान रहना। जहां तक इस वीर की बात है, तुम खुद उससे निपट सकते हो। मैंने उसके शरीर में असली क्यूई को सील कर दिया है और वह आधे घंटे में जाग जाएगा। अंकल नील ने अथर्व की ओर देखा और फिर उनका शरीर भूत की तरह गायब हो गया। अथर्व ने जमीन पर पड़े वीर को घूरा, फिर उसे उठाया, उस जगह से छलांग लगाई और वापस अपने कमरे में भाग गया। वीर की नींद टूटी, लेकिन उसकी आंखों में वह व्यक्ति दिखाई दिया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। बच्चा, क्या चाहता है तू? अथर्व को साफ साफ देखकर वीर के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई देने लगी। उसके सामने खड़ा यह अथर्व अब वो निकम्मा नहीं रहा जिसे वे पहले धमकाते थे। वह खुद इस बदमाश से बुरी तरह घायल हो गया था। अगर उस युवती ने उसे कुछ दवाइयां न दी होती तो शायद वह अभी भी बिस्तर पर पड़ा होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कुछ देर पहले ही तुम लोगों को मुझे मारने वाला कोई मिल गया था? अथर्व ने वीर को घूरते हुए पूछा। अथर्व ने अभी अभी वीर की चोटों की जांच की थी। पिछली बार उन्हें जो गंभीर चोटें लगी थीं, वे केवल 50% ही ठीक हुई थीं। अनुमान है कि उन्होंने काफ़ी दवाइयां ली थीं। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वीर ने घबराहट के भाव के साथ कहा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछने के लिए बहुत आलसी हूँ। खैर, तुम तो मर ही जाओगे, अथर्व ने धीरे से कहा। वह इस वीर को जिंदा नहीं रख सकता था, इसलिए उसे पहले ही मार देना बेहतर था। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरी जवान औरत तुम्हें जाने नहीं देगी, वीर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसका शरीर अनजाने में पीछे हट गया। सच में,
कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी जब वह वीर की ओर चल रहा था। बच्चा, मैं तुझसे लड़ूंगा, वीर ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह दीवार के कोने में जा छिपा था और उसके पास और कोई जगह नहीं थी। दूर से एक हथेली का निशान अथर्व की ओर झपटा। तो फिर मुझे यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट की असली ताकत परखने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने दो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसने एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई और एक हथेली का निशान वीर की हथेली के निशान पर पड़ गया। दोनों हथेलियों के बीच एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वीर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने दूसरे पक्ष की हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस किया और उसके शरीर की असली क्यूई अनायास ही खींच गई। उसके हाव भाव एकदम बदल गए। वीर ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा प्रसारित की और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके शरीर में मौजूद असली क्यूई अनियंत्रित रूप से उसके मेरिडियन से बाहर निकल रही थी और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। सच्ची ची का यह उपभोग उस तरह का उपभोग नहीं था जहां व्यक्ति की ऊर्जा परिसंचरण के माध्यम से समाप्त हो जाती है, बल्कि यह उसके शरीर से वास्तविक हानि थी। उसके डेंटियन और ची सागर में मौजूद सच्ची ची तेजी से लुप्त हो रही थी। बच्चा, ये कैसी बुरी चाल है? रुक, जल्दी रुक। वीर का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें दहशत से भर गईं। बहुत देर हो चुकी है, अथर्व ने ठंडी सांस ली। उसने यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट प्रसारित किया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट की भक्षण शक्ति को सक्रिय करके दूसरे पक्ष की सच्ची ची वास्तव में सीधे उसके शरीर में अवशोषित हो सकती थी और फिर एक प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती थी, उसके शरीर में रहकर उसके द्वारा उसे परिष्कृत करने की प्रतीक्षा कर सकती थी। यह ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध थी, उसके डेंटियन और क्यूई सागर में मौजूद असली क्यूई से बहुत अलग नहीं थी और उसके द्वारा ली गई युवान वृद्धि गोलियों और सशक्तिकरण गोलियों से बहुत बेहतर थी। एक क्षण बाद वीर का पूरा शरीर कांप उठा, उनके चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं और वे बोल नहीं पा रहे थे। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि उनका पूरा रक्त संवहनी तंत्र सूजा हुआ और खुला हुआ था, उनकी नसें उभरी हुई थीं और उनके शरीर की नमी मानो भाप बनकर उड़ रही थी। उनके चेहरे पर एक भयंकर भाव था, मानो उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। एक पल बाद वीर का चेहरा मानो सिकुड़ गया हो। उसका चोगा जमीन पर गिर गया था, उसकी सूखी त्वचा उसकी हड्डियों पर खींच गई थी, उसकी आंखें अपनी कोठरियों में धंस गई थीं और उसकी पुतलियां सफ़ेद और भयानक रूप से पीली पड़ गई थीं। उसके शरीर से सारी ऊर्जा चली गई थी और अथर्व ने उसे मानव खोल में समाहित कर लिया था। अथर्व ने गहरी सांस छोड़ी। ये गंदी हवा वीर की सच्ची ची से आ रही थी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा का एक विशाल भंडार महसूस किया जो पूरी तरह से वीर की सच्ची ची थी। हालांकि वह इसका तुरंत उपयोग नहीं कर सकता था। दूसरे पक्ष की सच्ची ची को अपनी सच्ची ची में परिष्कृत करने के बाद ही वह इसका उपयोग कर सकता था। यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट के बारे में सबसे असामान्य बात यह थी कि यह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ताकत को खा जाने की क्षमता रखती थी और इस समय अथर्व ने वास्तव में यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट की असामान्यता को महसूस किया। ये वीर मार्शल योद्धा के केवल प्रथम स्तर पर था और वह अभी भी गंभीर चोटों से उबर रहा था, इसलिए उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं थी। हालांकि उसके शरीर में मौजूद सच्ची ची अतुलनीय रूप से विशाल थी। अथर्व ने अनुमान लगाया कि वीर के शरीर से सच्ची ची को ग्रहण करने से परिवर्तित ऊर्जा 5 युवान वृद्धि गोलियों से कहीं अधिक थी। कुछ राक्षसी जानवर और आध्यात्मिक जानवर भी बेहद भयंकर होते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि एक मानव मार्शल सोल क्षेत्र साधक और एक चतुर्थ श्रेणी का राक्षसी जानवर एक ही स्तर की साधना पर होते हैं, चतुर्थ श्रेणी का राक्षसी जानवर निस्संदेह अधिक शक्तिशाली होता है। यदि कोई मनुष्य समान स्तर के बिना किसी असाधारण शक्ति वाले राक्षसी जानवर का शिकार करना चाहे तो अक्सर वे जितना प्राप्त करते हैं उससे कहीं अधिक खो देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देते हैं। जहाँ मनुष्य राक्षसी और आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करते हैं, वहीं राक्षसी और आध्यात्मिक जानवर भी मनुष्यों का शिकार करते हैं। एक बार राक्षसी जानवर के क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद यह अनिश्चित होता है कि कौन शिकारी होगा और कौन शिकार होगा। मनुष्य आमतौर पर राक्षसी और आध्यात्मिक जानवरों के क्षेत्र में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते। एक बार जब राक्षसी और आध्यात्मिक जानवर एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वे मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि आपकी शक्ति अपर्याप्त है तो भले ही कोई राक्षसी या आध्यात्मिक जानवर आपके ठीक बगल में हो, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। बेशक राक्षसी और आध्यात्मिक जानवर जो मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, उनकी शक्ति कम से कम 7वें स्तर की होनी चाहिए। पूरे मार्शल स्पिरिट महाद्वीप में बहुत कम लोगों ने कभी 7वें दर्जे का राक्षसी या आध्यात्मिक जानवर देखा होगा। शायद कोई है ही नहीं। उस स्तर पर उनकी ताकत हाथ के एक झटके से पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उल्टने में सक्षम है, जो बेहद भयानक है। जहां तक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए स्पिरिट पिल्स के इस्तेमाल की बात है, अथर्व फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रहा था। उसके पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने की ताकत।
जहाँ तक अध्यात्मवादियों को खाने की बात है तो शायद उसे इस समय ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अथर्व ने बहुत देर तक सोचा और भविष्य में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली और भी गोलियों को परिष्कृत करने का कोई उपाय ढूंढने के बारे में ही सोच पाया। उसके शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित अवस्था में रखना होगा। अगले कुछ समय के लिए उसे मार्शल आर्टिस्ट स्तर की अपनी साधना को अलग रखना होगा और पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जा रहा था। साफ सफाई के बाद अथर्व उठकर कमरे से बाहर चला गया। हेमलता ने छोटे से हॉल में पहले से ही सुगंधित नाश्ता परोस रखा था। माँ के हाथ का नाश्ता खाकर अथर्व का दिल खुश हो गया। एक बार जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पहुंच गया तो वह हर 3 साल में एक बार ही लौट पाएगा। 3 साल कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। युवा गुरु, जब आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जाएं तो अपना पूरा ध्यान रखना। सारांश भी सुबह जल्दी उठ गया। ये सोचकर कि युवा गुरु आज चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जा रहे हैं, उसकी आंखें नम हो गईं। सारांश, भविष्य में जब भी तुम्हें समय मिले अंकल नील की कुछ मदद करना और उनसे अक्सर मिलना। अथर्व ने कहा। अंकल नील के मार्गवीर में सारांश की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। मैं समझ गया, यंग मास्टर, सारांश ने कहा, अपने दिल में सोचते हुए कि यंग मास्टर अंकल नील के बारे में चिंतित थे और चाहते थे कि वे उनका अधिक ध्यान रखें। अथर्व, जब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचो तो अपना पूरा ध्यान रखना। घर पर मेरी चिंता मत करना। हेमलता ने अथर्व से कहा। उसकी आंखों में अनायास ही नमी आ गई, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। उसका बेटा इतना बड़ा हो गया था कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। माँ, मैं अपना अच्छा ख्याल रखूंगा, अथर्व ने कहा। अथर्व, क्या तुम तैयार हो? हमें चलना चाहिए। देवांशी आंगन में पहुंची। उसने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके आकर्षक शरीर को उभार रही थी। उसके काले काले बाल पीछे बिखरे हुए थे। उसके सुरुचिपूर्ण परिधान में सौम्यता और कुलीनता का आभास झलक रहा था। ठीक है, हम चल सकते हैं। अथर्व खड़ा हुआ और देवांशी को देखा। उसकी नज़रें एक पल के लिए वहीं टिक गईं। अथर्व, अपना सामान मेरे स्पेशियल बैग में रख दो। तुम्हें इसे हाथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। देवांशी ने अथर्व के हाथ में रखे बड़े सामान को देखते हुए कहा। ठीक है। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सामान देवांशी को थमा दिया। उसके हाथ में भी एक स्टोरेज रिंग थी, लेकिन वह शक पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सामान अपने हाथ में ले लिया। सामान में बस कुछ ज़रूरी कपड़े थे और कोई और कीमती सामान नहीं था। अथर्व के हाथ से सामान लेते हुए देवांशी ने एक रेशमी थैली निकाली जो एक थैली के आकार की थी। छोटी रेशमी थैली का मुंह खुला और एक चमकीली रोशनी चमकी। सामान चमत्कारिक रूप से छोटी रेशमी थैली में समा गया। देवांशी के स्थानिक बैग को देखकर अथर्व स्वाभाविक रूप से इससे अपरिचित नहीं था। यह इस दुनिया की एक मूल्यवान वस्तु थी जो उसके हाथ में मौजूद स्टोरेज रिंग के समान थी और इसमें कई चीज़ें समा सकती थीं। हालांकि ये स्थानिक बैग उसकी स्टोरेज रिंग से काफ़ी कमतर था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्ग मीटर ही सामान समा सकता था, जबकि उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा जगह थी। जितनी बड़ी जगह उतनी ही ज़्यादा कीमत। साथ ही उसकी भंडारण अंगूठी भी उसके शरीर में समाहित हो सकती थी, जिससे वह और भी कीमती हो जाती थी और एक स्थानिक बैग से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि स्थानिक बैग भी एक मूल्यवान वस्तु थी। सामान्यतः इसका मूल्य कम से कम एक दूसरी श्रेणी की गोली से ज़्यादा होता था। साथ ही स्थानिक बैगों का मूल्य भी भिन्न भिन्न होता था और कुछ बड़े स्थान वाले स्थानिक बैग हज़ारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हो सकते थे। चलो चलें, सब लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, देवांशी ने कहा। शास्त्री परिवार के सभी लोग मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे थे। आज शास्त्री परिवार के 3 लोग चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जा रहे थे, जो शास्त्री परिवार के लिए गर्व का क्षण था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें विदा करने गए। अथर्व, चलो, माँ तुम्हें विदा करेंगी, हेमलता ने कहा। ठीक है। अथर्व ने अपनी माँ की भावनाओं को समझते हुए मना नहीं किया। उसकी माँ उसे कुछ और बार देखना चाहती थी। जब अथर्व, देवांशी, हेमलता और सारांश शास्त्री परिवार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो अथर्व ने बलराज शास्त्री, लूनान, सोमनाथ शास्त्री, साथ ही दामिनी, अनंत, जो लिक्सिंग, जो हेमिंग, काजल और कई शास्त्री परिवार के बुजुर्गों को शास्त्री परिवार के मुख्य द्वार के बाहर इंतजार करते देखा। भीड़ के सामने 5 गाड़ियां थीं और 10 शुद्ध काले ऊंचे घोड़े, जिनके शरीर पर एक भी मिश्रित रंग नहीं था, राजसी लग रहे थे, जो वसंत कस्बे में शास्त्री परिवार की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था। गाड़ियां बेहद खूबसूरत ढंग से सजी हुई थीं और उनके किनारे एक तरह के बहुमूल्य जैड के टुकड़ों से लिपटे हुए थे जो बिल्कुल साफ दिख रहे थे। अथर्व ने दामिनी की तरफ देखा, अंदाज़ा लगाते हुए कि दामिनी को शायद पता ही नहीं था कि वीर पहले ही मर चुका है। उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था और अगर पता भी चल जाए तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा किया है। अथर्व, अब हमें चलना चाहिए। चलो चलें, अथर्व को देखकर बलराज शास्त्री ने कहा। साफ दिख रहा था कि बलराज शास्त्री आज अच्छे मूड में था।
इस बार शास्त्री परिवार के 2 लोग चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में दाखिल हुए, जो एक दुर्लभ दृश्य था। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी मां हेमलेटा की मदद की और शास्त्री परिवार द्वारा पहले से तैयार की गई गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा भी बेहद आरामदायक था। अंदर किसी अनजान जानवर के फर की एक परत बिछी हुई थी, जो मुलायम और आरामदायक थी। एक गाड़ी में लगभग 7 या 8 लोग बैठ सकते थे। हेमलेटा और सारांश पहली बार इस गाड़ी में बैठे थे। आरामदायक और आलीशान गाड़ी को देखकर वे दोनों थोड़े हैरान हुए। हेमलेटा 20 साल से शास्त्री परिवार में था और उसने पहले कभी शास्त्री परिवार की गाड़ी में सफ़र नहीं किया था। इसके बाद काजल, बलराज शास्त्री, सोमनाथ शास्त्री और देवांशी भी इस गाड़ी में सवार हो गए। सबके बैठने के बाद घोड़ों ने हिनहिनाया और फिर धूल उड़ी। 5 गाड़ियां तेजी से चली गईं। अथर्व, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। जब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आओ तो तुम्हें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं कहूँगा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रतिहार परिवार के लोग भी हैं, ध्यान रखना, बलराज शास्त्री की ने धीरे से कहा। मुझे पता है चाचा, अथर्व ने कहा। उसे अपने चाचा के प्रति कोई घृणा महसूस नहीं हो रही थी। आज वसंत कस्बे का चौक भी लोगों से भरा हुआ था। हालांकि पारिवारिक प्रतियोगिता के दौरान जितनी भीड़ नहीं थी, फिर भी काफ़ी लोग थे, लगभग 10,000 से ज़्यादा। पिछली प्रतियोगिता के शीर्ष 5 खिलाड़ी आज चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जा रहे हैं, है ना? एक बार जब वे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका भविष्य तय हो जाता है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ, ये शर्म की बात है कि हम अंदर नहीं जा सकते। देखो, सक्सेना परिवार यहाँ है। धूल का एक बादल उठा जब 4 गाड़ियाँ एक साथ आईं। घोड़े शुद्ध लाल रंग के थे, जो सक्सेना परिवार के थे। चौक के बाहर चारों गाड़ियाँ एक साथ रुकीं। फिर लगभग 20 लोग उतरे। सबसे आगे सक्सेना परिवार का मुखिया यांग जियांगफेंग था। उसके पीछे 2 सुंदर आकृतियां, रेहाना और प्रतिमा, चल रही थीं। रेहाना ने ब्रोकेड का लहंगा पहना था। उसके शरीर के उभार सुंदर और मनमोहक थे। उसका कामुक शरीर पुरुषों के लिए एक आकर्षक प्रलोभन था। हालांकि प्रतिमा में एक अलग ही आकर्षण था। उसने एक ऐसा फिटेड आउटफिट पहना था जो उसके युवा आकर्षक शरीर को उभार रहा था। उसका रूप रंग आकर्षक था, जिसमें मासूमियत की झलक थी। 3 तरफ से मनमोहक और 3 तरफ से मनमोहक, एक ऐसी महिला जिसे पुरुष ठुकरा नहीं सकते थे। जैसे ही दोनों सुंदर बहनें प्रकट हुईं, कई लोगों की नाक से खून बहने लगा। ये दोनों बहनें वसंत कस्बे के सभी पुरुषों के लिए चर्चा का विषय थीं, जो चाहते थे कि वे उनके करीब आ सकें। हालांकि वसंत कस्बे में बहुत कम लोगों ने इन दोनों महिलाओं को उकसाने की हिम्मत की। कुछ ही देर बाद 4 और गाड़ियां तेजी से आती हुई दिखाई दी। उनकी उपस्थिति सक्सेना परिवार से कम प्रभावशाली नहीं थी। वसंत कस्बे के लोगों ने आसानी से पहचान लिया कि वे जावेरी परिवार की गाड़ियां हैं। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, जावेरी परिवार के मुखिया और सिराज सबके सामने प्रकट हुए। धप धप धप, धूल के गुबार के बीच 5 गाड़ियां सबके सामने प्रकट हुईं। 5 गाड़ियों को देखकर जावेरी और सक्सेना परिवारों के हाव भाव अचानक बदल गए। उनके चेहरे थोड़े उदास हो गए। यह शास्त्री परिवार था जिसने इस बार काफ़ी हलचल मचा दी थी। 5 गाड़ियां रुकीं और तभी शास्त्री परिवार के लोग प्रकट हुए। अथर्व ने अपनी मां को गाड़ी से नीचे उतरने में मदद की। देखा, यह अथर्व है, एक त्रितत्व मार्शल कलाकार। 4थे स्तर के मार्शल योद्धा की ताकत से उसने 9वें स्तर के मार्शल योद्धा को हरा दिया। उसका अंतिम मुकाबला कपूर परिवार के नृपेश से था। उसका मार्शल कौशल भयानक रूप से शक्तिशाली था। अगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्ग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो नृपेश निश्चित रूप से मर चुका होता। अथर्व कौन है? ये वही है जिसने हरा वस्त्र पहना हुआ है और उसके बगल में एक बहुत सुंदर महिला खड़ी है। वह अथर्व है। क्या उन्होंने पहले नहीं कहा था कि वह निकम्मा है? वह अचानक 3 तत्व वाला मार्शल कलाकार कैसे बन गया? तुम्हें क्या पता? अब बाहर सब यही कह रहे हैं कि शास्त्री परिवार ने पहले से ही यह सब प्लान किया था, बस दूसरे परिवारों का ध्यान खींचने से बचने के लिए। अब वह अचानक से धूम मचा रहा है ना? अथर्व की उपस्थिति ने तुरंत भीड़ में हलचल मचा दी। नृपेश के साथ उनके मैच का भयानक दृश्य अभी भी कई लोगों की यादों में ताज़ा था। बलराज शास्त्री, तुम आ गए। ये बहुत ही भव्य अवसर है, यांग जियांगफेंग ने धीरे से कहा। तुम भी बुरे नहीं हो। वैसे ही, बलराज शास्त्री थोड़ा मुस्कुराया। इस बार आपका शास्त्री परिवार काफ़ी उल्लेखनीय है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में 2 लोगों का प्रवेश प्रभावशाली है। कुछ वर्षों में आपका शास्त्री परिवार वसंत कस्बे का नंबर 1 परिवार बन जाएगा, जावेरी परिवार के मुखिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। मेरी हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे जावेरी परिवार में इस बार एक आत्मा गुरु है। हम तुम्हारे जावेरी परिवार से कैसे तुलना कर सकते हैं? बलराज शास्त्री ने भी हल्के से हंसते हुए कहा। अथर्व ने जावेरी और सक्सेना परिवारों के लोगों को देखा। उसकी नज़र एक पल के लिए सिराज पर टिकी रही। सिराज भी उसे परख रहा था। अथर्व को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसकी नज़र प्रतिमा और रेहाना पर पड़ी।
एक मासूमियत से भरपूर आकर्षक थी और दूसरी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और मोहक थी। सक्सेना परिवार की ये दोनों बहनें वाकई खूबसूरत थीं, लेकिन प्रतिमा उससे भी ज्यादा लाजवाब थी। उसकी अद्भुत सुंदरता और उसके आकर्षक और मासूम स्वभाव का मेल। अगले 2 सालों में रेहाना शायद ही किसी से तुलना कर पाएगी। सरपट। एक गाड़ी सरपट दौड़ती हुई आई। देखने में तो कुछ साधारण सी लग रही थी, लेकिन गाड़ी के आगे लाल हरे रंग के 4 ऊंचे घोड़े थे। गाड़ी की सजावट भी अनोखी थी। हर कोई बता सकता था कि यह कपूर परिवार की गाड़ी है। गाड़ी रुकी और आलीशान कपड़ों में एक व्यक्ति बाहर निकला। वह कपूर परिवार का तैयब था। इस बार कपूर परिवार से कोई भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में नहीं आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन्हें धूमधाम से विदा करने नहीं आए। इसके अलावा कपूर परिवार का 9वें स्तर का योद्धा नृपेश शास्त्री परिवार के 4थे स्तर के योद्धा अथर्व से हार गया था। हाल ही में वसंत कस्बे में कपूर परिवार एक मजाक बन गया था। तैयब भी इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय लौट रहे थे और आज उन्हें साथ ही विदा होना था। गाड़ी से उतरते ही उनकी पहली नज़र अथर्व पर पड़ी। उनकी आंखें ठंडक से भर गईं। फिर वे सक्सेना परिवार की ओर बढ़े, यांग जियांगफेंग का अभिवादन किया, थोड़ा झुके और रेहाना के पास खड़े हो गए। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। कपूर परिवार और सक्सेना परिवार के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे और बहुत से लोग जानते थे कि तैयब रेहाना का पीछा कर रहा है। दोनों परिवार इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा भी रखते थे। अगर वांग और सक्सेना परिवार आपस में विवाह कर लेते तो उनकी शक्ति और भी मजबूत हो जाती और बाकी 3 परिवारों को दबाना मुश्किल नहीं होता। खुशी अभी तक क्यों नहीं आया? अथर्व ने सबकी तरफ देखा। सिराज और प्रतिमा तो आ गए थे, लेकिन खुशी कहीं नजर नहीं आ रहा था। कांव कांव। तभी ऊपर से 2 पक्षियों की तेज आवाजें आईं। तुरंत ही हवा का एक झोंका आया। आकाश में सबने ऊपर देखा तो 2 विशाल पक्षी चक्कर लगा रहे थे। ये दोनों विशालकाय पक्षी अपने पंख फैलाकर आसानी से 8 मीटर चौड़े थे। उनके विशाल शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। वे पूरी तरह से हरे भूरे रंग के थे, जिनकी चोंच और पंजे नुकीले थे और उनकी आंखें तेज और भयंकर थीं। राक्षसी जानवर। उड़ते हुए राक्षसी जानवर। चौक में हलचल मच गई। ये वाकई उड़ते हुए राक्षसी जानवर थे। वसंत कस्बे में राक्षसी जानवरों को देखने की संख्या बहुत कम थी। कुछ लोग, जिन्होंने कभी राक्षसी जानवर नहीं देखे थे, इस पल बेहद हैरान थे। राक्षसी जानवर। अथर्व ने भी इन 2 उड़ते हुए राक्षसी जानवरों को आश्चर्य से देखा। ये दोनों राक्षसी जानवर बहुत बड़े लग रहे थे, लेकिन एक पल के आश्चर्य के बाद अथर्व को लगा कि ये कुछ भी नहीं है। चट्टान के नीचे जिन 2 आध्यात्मिक जानवरों से उसका सामना हुआ था, वे इन दोनों राक्षसी जानवरों से कहीं ज्यादा बड़े थे और उनकी आभा भी बहुत ज्यादा थी।